स्वागत है आप सभी का साइंस वाटिका पे। आज हम क्लास 10 से रिलेटेड कुछ साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसी को डिस्कशन कराएंगे और इसका आंसर बताते चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? यानी कि कौन ऐसा धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं? तो ब्रोमीन ऑप्शन ए में है। ब्रोमीन एक अधातु है, हालांकि अधातु है और वह द्रवित अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि वह कौन सा अधातु है जो द्रवित अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन है। उसके बाद है रबर। तो रबर तो धातु है ही नहीं, तो ये भी अलग क्वेश्चन के एरिया से अलग है ये तो इसको भी छोड़ देते हैं। हालांकि रबर को हम चाकू से काट सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन के दायरे में नहीं। क्वेश्चन में पूछा हमको धातु, ये धातु है ही नहीं। उसके बाद है सोडियम। तो सोडियम और पोटेशियम दो ऐसा धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। तो हमारे ऑप्शन में सोडियम है, तो सोडियम को टिक लगाएंगे। अगला ऑप्शन है हीरा। अब हीरा ही पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, लेकिन पूछेगा कि हीरा जो खदानों में पाया जाता है वो तो जिस रूप में हम लोग पहनते हैं उस रूप में तो पाया नहीं जाता है। उसको हम लोग काट के एक अलग शेप देते हैं पहनने के लिए, चाहे जो भी ज्वेलरी में उसका उपयोग किया जाता है। तो पूछा है कि हीरा को किस चीज़ से काटा है? तो हीरा को टंगस्टन कार्बाइड से काटा है, और टंगस्टन कार्बाइड कार्बन और टंगस्टन का एक मिश्रित पदार्थ बनता है जिसका सूत्र होता है WC, यानी WC टंगस्टन कार्बाइड, जिसे हीरा को काटा जाता है। कई बार क्वेश्चन ये भी कंपटीशन के एग्जाम में पूछ चुका है कि टंगस्टन कार्बाइड से किसको काटा जाता है या हीरा को किससे काटा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डेंगू होने से मुख्यतः किसकी संख्या में कमी आती है? डेंगू, जानते हैं कि डेंगू होने पर ब्लड में कुछ ऐसे घटक हैं जिनकी मात्रा में कमी आती है। अब वो घटक कौन सा है? वो घटक कौन है? तो सबसे पहले देखते हैं RBC। यानी डेंगू होने पर RBC पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। WBC, इस पर भी कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। हीमोग्लोबिन, इस पर भी कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। मेनली रूप से अगर इफेक्ट पड़ता है तो वह प्लेटलेट्स, जो कि आपके ऑप्शन में ही नहीं है, अतः इनमें से कोई नहीं, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? तो प्लेटलेट्स, मुख्य रूप से प्लेटलेट्स पर असर पड़ता है। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में होते हैं? यानी कि जिस मच्छर से डेंगू पैदा होते हैं वो मच्छर किस जल में उत्पन्न होते हैं? तो जिस मच्छर से डेंगू होता है वो मच्छर साफ जल में उत्पन्न होते हैं, और यह है खारा जल। एक ऑप्शन में दिया है खारा जल। तो खारा जल क्या होता है? तो समुद्री जल जो होता है उसे ही खारा जल होता है, जिसमें NaCl की मात्रा हो और कुछ तत्व होते हैं जिनकी मात्रा होती है, तो उसे खारा जल के नाम से आता है। लेकिन मेनली रूप से माना जाए तो उसमें NaCl की मात्रा होनी चाहिए। नेक्स्ट है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जानते होंगे कि जब धारा का मान अत्यधिक होता है तो विद्युत फ्यूज गर्म होकर के और जल जाता है, यानी पिघल जाता है, जिसके कारण जो कंडक्टर होता है यानी कि चालक होता है उसमें धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। तो यह विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य, क्योंकि गर्म होता है तब वो पिघलता है, इसलिए यह ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। चुंबकीय प्रभाव पे नहीं करता। अब चुंबकीय प्रभाव पे कौन? तो जनरेटर वगैरह होता है या मोटर वगैरह होता है, तो वो सब चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है। जैसे अब पूछा कि जनरेटर, एक क्वेश्चन आता है कि जनरेटर फ्लेमिंग के किस नियम पे काम करता है? तो जनरेटर का अगर जब भी पूछे, या जनित्र, विद्युत जनित्र, तो विद्युत जनित्र फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम, और विद्युत मोटर तो फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम पे कार्य करता है। हीरा किसका अपरूप है? तो आप जानते होंगे कि हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ये तीनों एक ही तत्व के अपरूप है, और वो तत्व है कार्बन। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। ऑक्सीजन का अपरूप नहीं है, हाइड्रोजन का अपरूप ये हीरा नहीं है, और मैग्नीशियम का भी अपरूप ये हीरा नहीं है। ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, ठीक है। अगर हाइड्रोजन माना जाए तो हाइड्रोजन सूर्य में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में तत्व है, और ऑक्सीजन पृथ्वी पटल पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में तत्व है, ठीक। और मैग्नीशियम यह पत्तियों में पाए जाने वाला तत्व है। पत्ती में पूछेगा कि पत्ती हरा होता है किस तत्व की उपस्थिति के कारण, तो मैग्नीशियम उसमें रहता है जिसके कारण पत्ती हरा होता है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है? गौर से सुनिएगा इसको। क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है, या आधुनिक आवर्त सारणी के पहले वर्ग का पहला तत्व कौन है, या आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त का पहला तत्व कौन है। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो सभी का आंसर एक ही होगा, और वो है हाइड्रोजन,
जिसका परमाणु संख्या 1 है और वह आवर्त सारणी के पहले वर्ग के पहले आवर्त के और पहला तत्व है। पहला वर्ग पूछे तब भी, पहला आवर्त पूछे तब भी, और या सिर्फ सिंपली पूछ दे कि आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन है, तब भी हाइड्रोजन ही होगा। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक देखते हैं, ये जितना दिया ना 4 ऑप्शन में, चारों ऐसा ही मात्रक ही है, लेकिन कौन किसका ये पहले जानिए। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक तो वाट हो गया। नेक्स्ट है न्यूटन, तो न्यूटन किसका मात्रक, तो न्यूटन बल का ऐसा मात्रक हो गया। एम्पियर, तो एम्पियर किसका ऐसा मात्रक, तो एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा मात्रक हो गया। केल्विन, तो केल्विन किसका मात्रक है, तो केल्विन ताप का ऐसा मात्रक केल्विन होता है, लेकिन ताप का व्यवहारिक मात्रक क्या है, तो डिग्री सेल्सियस लेते हैं, फ़ारेनहाइट लेते हैं, ये सब होता है। और पूछेगा कि वह कौन सा ताप का वह कौन सा मात्रक है जिसमें डिग्री का प्रयोग नहीं होता है, तो केल्विन है जिसमें डिग्री का प्रयोग नहीं होता है। अगर जैसे 500 केल्विन लिखना है तो 500 डिग्री केल्विन नहीं लिख करके हम डायरेक्ट लिखते हैं 500 केल्विन। जैसे देखिए 500 केल्विन अगर लिखते हैं तो सही है, लेकिन 500 डिग्री केल्विन लिखते हैं तो यह गलत हो जाएगा, यानी कि यह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। स्पष्ट दृष्टि यानी किसी भी चीज को स्पष्ट रूप से देखने के लिए एक सामान्य आंख का, एक सामान्य या स्वस्थ आंख के लिए न्यूनतम दूरी कितनी हो जानी किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। लेकिन पूछे कि दूर के लिए कितना होता है, तो दूर अनंत तक हम देख सकते हैं। अनंत करने का मतलब कि उसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि इतना तक हम देख सकते हैं, वो अनिश्चित है। यानी कि दूर के लिए तो अनंत है और नज़दीक के लिए पूछे तब 25 सेंटीमीटर है। ध्यान रखिए कि दूर के लिए अनंत और नज़दीक के लिए 25 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, मीथेन का अणुसूत्र क्या होता है। मीथेन जो कि एक एल्केन समूह का तत्व है और यह एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। मीथेन का अणुसूत्र क्या है, तो मीथेन का अणुसूत्र पहले देखिए ऑप्शन में दिया C2H6। C2H6 यानी कार्बन का संख्या दुगो है, और जब भी कार्बन का संख्या दुगो तो ये उस तरह का हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन समूह का हाइड्रोकार्बन कहलाएगा एथेन। नेक्स्ट है CH4, तो कार्बन का संख्या एगो तो वह कहलाएगा मेथेन। ध्यान रहे कि एल्केन समूह का होना चाहिए। और एल्केन समूह पहचानेंगे कैसे, तो कार्बन की जितना संख्या होगा यानी कार्बन की संख्या से या कार्बन की संख्या के दुगना से 2 अधिक अगर हाइड्रोजन का संख्या हो तो हम कहेंगे कि यह एल्केन ग्रुप का है। फिर से सुनिएगा कि कार्बन के संख्या का दुगना से 2 अधिक हो तो वह एल्केन ग्रुप का होगा। देखिए यहाँ पे C2 या इसका 2 है तो 2 को दुगना करेंगे 4, उसमें 2 जोड़ेंगे तो 6, यानी कि इसके दुगना से 2 अधिक हो गया तो ये क्या हो गया, यह एल्केन ग्रुप का हो गया। C1 तो 1 का दुगना करेंगे, 1 में 2 से गुना कीजिए 2, और 2 में फिर 2 अधिक यानी 2 जोड़िए तो 4, यानी कि CH4 ये भी एल्केन ग्रुप का है। C5H12 5, तो 5 में 2 से गुना कीजिएगा 10, 10 में 2 जोड़िएगा 12, यानी कि कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दुगना से 2 अधिक है, ये भी एल्केन ग्रुप का है। C6H14 यानी कि 6 × 12 12 × 14, इसमें वही रिलेशन है तो ये भी एल्केन ग्रुप का, यानी कि इसमें से सभी एल्केन ग्रुप का ही है। और एल्केन क्या है, तो एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, लेकिन इसमें चुनना है कि इसमें से मीथेन का अणुसूत्र कौन है, तो मीथेन का अणुसूत्र होगा CH4। नेक्स्ट है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या देखिएगा, यहाँ अक्सर बच्चे फंसते हैं। ऑप्शन क्या है, 23, 44, 46, 2। 23, 44, 46, 2। 46 और 23 दोनों ऑप्शन में है, लेकिन अगर क्वेश्चन में हमको जोड़ा पूछता है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी जोड़ी होती है या कितने जोड़ा होते हैं, कितने पेयर में होते हैं, तब कहते कि 23 पेयर। यहाँ ऑप्शन बता 23, तब मार सकते थे, लेकिन हमारे को संख्या पूछा हमसे, तो संख्या पूछेगा तो 23 का यानी जोड़ा में 2 होता है तो उसको दुगना कीजिएगा, 23 गुना 46, यानी कि इसका आंसर 46 हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका का अंग है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, सभी। अब जानते हैं कि कोशिका में बहुत सारे अंग होते हैं और सभी कोशिका द्रव में ही लगभग पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का अंग है, और पूछा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस भी बोला जाता है, तो ये हो गया, यानी कि ये भी है। उसके बाद लाइसोसोम, तो लाइसोसोम कोशिका में ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और पाचन की क्रिया इसी के द्वारा होता है। और लाइसोसोम का एक महत्वपूर्ण काम है कि अगर कोई कोशिका मरता है
तो उसका पाचन करता है और इसे आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है, यानी कि सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है लाइसोसोम को। तो ये भी है। उसके बाद राइबोसोम, तो राइबोसोम भी कोशिका का अंग है और इसको क्या कहता है, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और प्रोटीन की फैक्ट्री इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि राइबोसोम, पहले देखिए कि राइबोसोम पाया कहा जाता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम सुने होंगे, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वहाँ पे राइबोसोम नहीं पाया जाता है, लेकिन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वहाँ पर राइबोसोम पाया जाता है और इसी में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, यानी राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। और पूछता है कि राइबोसोम को जगह कौन उपलब्ध कराता है, तो राइबोसोम को RER यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जगह प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये भी हो गया। आगे देखते हैं गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी क्या है, यह कोशिकाओं में पदार्थों का पैकिंग करना, पदार्थों करने का मतलब कि उसका जो भी कोशिका के अंदर का पदार्थ होगा, ठीक है, और उसका चाहे वो उसके पोषक तत्व के रूप में हो या उसका बहिष्करण करने वाले तत्व के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, तो उसका पैकिंग करना और उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम गोल्जी बॉडी करता है, और इसीलिए इसे ट्रांसपोर्ट मैनेजर भी कहा जाता है। यानी कि गोल्जी बॉडी भी कोशिका का भाग है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, देखते हैं। ध्यान रहे कि इसमें सभी मात्रक ही दिया गया है, लेकिन ध्यान रहे सब एसआई मात्रक नहीं है। देखिए पहले बोल्ट, तो बोल्ट विभवांतर का एसआई मात्रक है, इसका आंसर ये नहीं, बोल्ट विभवांतर का एसआई मात्रक है। सब में टिक लगाते जा रहे हैं। हाँ, बोल्ट क्या होता है, तो बोल्ट विभवांतर का एसआई मात्रक होता है या विभव का। कैंडेला ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है, ठीक है। और डिग्री सेंटीग्रेड, जो अभी हम लोग ताप का व्यवहारिक मात्रक डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, इसी का पहले नाम था डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको अब डिग्री सेल्सियस पढ़ा था, या डिग्री सेल्सियस लिखा था, या डिग्री सेल्सियस हम लोग जानते हैं। आगे है ओम। तो ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, और इसे इस तरह से सूचित किया जाता है, ओम। इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं, यानी जो जिस युक्ति से विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति देखते हैं, पहला है पावर हाउस, जनित्र, पावर ग्रिड सभी। तो पावर हाउस और पावर ग्रिड, यह विद्युत आता है तब काम करता है, यह उत्पन्न नहीं करने का काम करता है, यानी कि विद्युत में छेड़छाड़ करने का काम करता है। छेड़छाड़ करने का मतलब या तो उसको कम करेगा, बेसी करेगा, उसको बांटने का काम करेगा, लेकिन यह उत्पन्न नहीं करता है, या तो स्टॉक करेगा, नहीं तो फिर मतलब विद्युत आने के बाद ही इसका कोई काम है, लेकिन यह विद्युत उत्पन्न नहीं कर सकता है। लेकिन जनित्र क्या है, तो जनित्र विद्युत उत्पन्न करता है, जिसे हम लोग जनरेटर के नाम से जानते हैं। डीजल वगैरह डीजल या पेट्रोल डाल करके इंजन चलाते हैं और उसे डायनेमो लगा करके और बिजली पैदा करते हैं, तो जनित्र हो जाएगा। आगे है ब्रिक किस तंत्र का भाग है। ऑप्शन में है श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र। जानिए पहले श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र ध्यान रहे, पहले देखिए कि ब्रिक हमारे होता है लगभग कमर से थोड़ा ऊपर होता है, यानी कि कमर से ऊपर। अब इतना एक्यूरेट नहीं बता सकते कि चीर के कहाँ है, लेकिन याद रखिए कमर से ऊपर ही होता है, ठीक। श्वसन तंत्र नाक से शुरू होता है और यह फेफड़े तक जाकर के मुख्य रूप से ये समाप्त होता है। उसके बाद हालांकि कोशिका तक भी ऑक्सीजन पहुंचता है, लेकिन मेनली रूप से यहाँ पे समाप्त होता है। अगला ऑप्शन है तंत्रिका। तो तंत्रिका तो पूरे शरीर में फैला हुआ है, यानी कि जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन्स होती है, और न्यूरॉन्स पूरे शरीर में फैला हुआ है, लेकिन उसमें किडनी का कोई योगदान नहीं है तंत्रिका तंत्र में। आगे है उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र में किडनी का एक अहम योगदान है, यानी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किडनी, इसलिए यानी किडनी जिसको ब्रिक भी बोलते हैं, हिंदी में ब्रिक और इंग्लिश में किडनी बोलाता है, तो यानी कि इसका आंसर ये उत्सर्जन हो जाएगा। आगे दिया पाचन तंत्र। पाचन तंत्र ध्यान दें कि पाचन मुख गुहा से शुरू होता है, यानी मुंह से शुरू होता है, और वह छोटी आंत तक जाके पाचन का क्रिया संपन्न होता है। लेकिन अगर भोजन मतलब भोजन मुख से चलना प्रारंभ करता है और बड़ी आंत के रेक्टम भाग तक पहुंचता है, और रेक्टम से होते हुए वो शरीर से बाहर उत्सर्जित पदार्थ के रूप में निकल जाता है। आगे देखते हैं। तो लेकिन पूछा कि पाचन तंत्र में कौन कौन भाग लेते हैं, तो मुख गुहा, आहार नाल, अमाशय, अग्नाशय, लीवर, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी हो गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है अगर किसी दर्पण, छोड़िए यहाँ छूट गया, दर्पण
का फोकस, हाँ, ये अगर किसी दर्पण का फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर हो तो उस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितना सेंटीमीटर होगा। किसी दर्पण का फोकस दूरी, ध्यान रहे फोकस दूरी दिया है, फोकस दूरी दिया गया है, यानी हमको f का वैल्यू दिया है। एक मिनट इसको मिटा दीजिए। हमें f बराबर दिया है, f बराबर 24 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि वक्रता त्रिज्या यानी r का वैल्यू क्या होगा, r बराबर व्हाट। तो जैसे f बराबर दिया था, आप लोग जानते हो कि एक फॉर्मूला होता है f बराबर r/2। तो f का हम वैल्यू रखते हैं, f कितना दिया 24 सेंटीमीटर या 24 सेंटीमीटर बराबर r/2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 24 × 2 यानी कि r का वैल्यू निकल जाएगा, r बराबर 48 यानी 48 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखिए, एक 12 सेंटीमीटर 1200 mm, ये तो पहला थी ऑप्शन साइड है क्योंकि हमको सेंटीमीटर में पूछा, mm दिया है 24 mm, ये भी ऑप्शन साइड हो जाएगा। अब आ गया 12 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन तो आपका निकाल ही दिए हैं, आंसर निकल गया है 48 सेंटीमीटर। चलिए, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, अगर कोई विशेष परेशानी तो वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, नंबर से कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सअप करके, किसी यानी एक जो नंबर दिया था डिस्क्रिप्शन में, सभी कुछ के लिए वही नंबर है मेरा, चाहे वो व्हाट्सअप हो, फेसबुक तो नहीं चलाते, टेलीग्राम हो या अदर कोई भी वेबसाइट हो। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा प्लीज़।